दोस्तों, मेरे पीछे मुगल भारत आ रहे हैं। ये सब भारत को लूटना चाहते हैं, लेकिन किसको पता था कि भारत इनको इतना भा जाएगा कि ये यहाँ पर 300 सालों तक राज करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी शुरू होती है मध्य एशिया की उबड़ खाबड़ वादियों और फरगाना की पहाड़ियों से। साल था 1494, जब मात्र 12 वर्ष की आयु में एक बालक के सिर पर फरगाना का ताज रखा गया। उस बालक का नाम था ज़हीर उद दीन मोहम्मद, जिसे दुनिया ने बाद में बाबर यानी शेर के नाम से जाना। बाबर कोई साधारण राजकुमार नहीं था। उसकी रगों में दो महान विजेताओं का रक्त दौड़ रहा था। पिता की ओर से वह तैमूर लंका वंशज था और माता की ओर से चंगेज खान का। लेकिन विरासत में उसे वैभव नहीं बल्कि संघर्ष मिला। बाबर का सपना अपने पूर्वजों की राजधानी समरकंद पर राज करना था। उसने उसे जीता भी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वह समरकंद में होता तो फरगाना उसके हाथ से निकल जाता, और जब फरगाना बचाने निकलता तो समरकंद छिन जाता। बरसों तक वह दर दर भटकता रहा, पहाड़ियों में रातें बिताईं और अपनी वफादार सेना के साथ एक नए ठिकाने की तलाश करता रहा। इसी भटकाव ने उसे काबुल तक पहुंचाया, जहां उसने 1504 में अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन काबुल की सूखी जमीन उसकी बढ़ती सेना और बड़ी महत्वाकांक्षाओं के लिए पर्याप्त नहीं थी। बाबर की नजरें हमेशा दक्षिण पूर्व की ओर टिकी रहती थीं, जहां सिंधु नदी के पार हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य फैला था। उस द्वार में हिंदुस्तान अपनी बेशुमार दौलत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था। बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखता है कि हिंदुस्तान एक अलग ही दुनिया थी, लेकिन वहां प्रवेश करना आसान नहीं था। दिल्ली की गद्दी पर लोदी वंश का सुल्तान इब्राहिम लोदी बैठा था। इब्राहिम लोदी एक कठोर और सनकी शासक माना जाता था, जिससे उसके अपने दरबारी और रिश्तेदार भी खौफ खाते थे। इसी असंतोष का लाभ बाबर को मिला। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और सुल्तान के चाचा आलम खान ने बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने का न्योता भेजा। उनके लिए बाबर मात्र एक विदेशी हमलावर था जो लूटपाट करके वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर के मन में तो एक नए साम्राज्य की नींव रखने का विचार पनप रहा था। 1526 की शुरुआती गर्मियां थीं। बाबर अपनी 12,000 की छोटी लेकिन अनुशासित सेना के साथ सिंधु नदी पार कर चुका था। उधर इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना और लगभग 1000 खूंखार लड़ाकू हाथी थे। संख्या के लिहाज से यह मुकाबला पूरी तरह एक तरफा लग रहा था, लेकिन बाबर के पास दो ऐसी चीजें थीं जो हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल नई थीं। पहली उस्ताद अली और मुस्तफा जैसे विशेषज्ञ तोपची, और दूसरी युद्ध की तुल्लुगमा पद्धति। 21 अप्रैल 1526 की सुबह पानीपत के मैदान में इतिहास रचा जाने वाला था। बाबर ने अपनी सुरक्षा के लिए एक अनोखा घेरा बनाया। उसने 700 बैलगाड़ियों को चमड़े की रस्सियों से बांधकर एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी, जिसके पीछे तोपें तैनात थीं। गाड़ियों के बीच बीच में तोपचियों और बंदूकों से लैस सैनिकों के लिए जगह छोड़ी गई थी। इसे रूमी पद्धति कहा गया। जैसे ही सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना ने हमला किया, वे बाबर के बिछाए जाल में फंस गए। लोदी की सेना इतनी विशाल थी कि उन्हें मुड़ने या पैंतरे बदलने की जगह ही नहीं मिली। इसी समय बाबर ने तुल्लुगमा रणनीति अपनाई। उसने अपनी घुड़सवार सेना को 2 हिस्सों में बांटा और दुश्मन को दोनों तरफ से घेर लिया। जैसे ही बाबर की तोपों ने आग उगलना शुरू किया, पूरे मैदान में ऐसा धमाका हुआ जो हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं सुना था। बारूद के धुएं और तोपों की गूंज ने इब्राहिम लोदी के हाथियों में भगदड़ मचा दी। वे हाथी, जो लोदी की सबसे बड़ी ताकत थे, अब अपनी ही सेना को कुचलने लगे। बाबर के कुशल तीरंदाजों ने दुश्मन पर तीरों की वर्षा कर दी। दोपहर होते होते इब्राहिम लोदी की विशाल सेना ढह गई। सुल्तान इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में ही मारा गया। वह दिल्ली सल्तनत का पहला और आखिरी सुल्तान था जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि में हुई। पानीपत की इस जीत ने दिल्ली और आगरा के द्वार बाबर के लिए खोल दिए। बाबर ने दिल्ली पहुंचकर खुद को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया। लेकिन यह जीत केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं थी, बल्कि एक नई संस्कृति, नई वास्तुकला और एक नए युग का उदय था। बाबर ने अपनी जीत की खुशी में काबुल के हर निवासी को एक एक चांदी का सिक्का भिजवाया, जिसके कारण उसे कलंदर की उपाधि मिली। बाबर ने हिंदुस्तान की धरती पर कदम तो जमा लिए थे, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। उसे राजपूतों के शौर्य और अफगानों के विद्रोह का सामना करना था। लेकिन पानीपत की उस धूल भरी दोपहर ने यह तय कर दिया था कि अब आने वाली कई सदियों तक इस जमीन पर
मुगल शब्द की गूंज सुनाई देगी। यहीं से शुरू हुई मुगल सल्तनत की वह दास्तान जिसने भारत के भूगोल और इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1530 में जब बाबर की मृत्यु हुई तो मुगल साम्राज्य का मुकुट उसके सबसे बड़े बेटे हुमायूं के सिर पर रखा गया। हुमायूं जिसका अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन विडंबना यह थी कि उसका पूरा जीवन संघर्षों और दुर्भाग्य की छाया में बीता। वह एक विद्वान, खगोल शास्त्री और बेहद शांत स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन एक बादशाह के रूप में उसे वह कठोरता विरासत में नहीं मिली थी जो उसके पिता बाबर के पास थी। बाबर ने मरते समय हुमायूं से एक वादा लिया था, अपने भाइयों के साथ हमेशा उदार रहना। हुमायूं ने इस वादे को निभाया और साम्राज्य को अपने 3 भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदाल में बांट दिया। लेकिन यही उदारता उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उसके भाइयों ने सहायता करने के बजाय हर कदम पर उसके लिए षड्यंत्र रचे। इधर दिल्ली में हुमायूं अपनी गद्दी संभालने की कोशिश कर रहा था, उधर पूर्व में बिहार की जमीन पर एक नया तूफान आकार ले रहा था। उसका नाम था फरीद खान, जिसे दुनिया ने शेर शाह सूरी के नाम से जाना। शेर शाह एक साधारण जागीरदार का बेटा था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और युद्ध कौशल बेजोड़ था। उसने अफगानों को एकजुट करना शुरू किया और धीरे धीरे मुगल चौकियों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। शेर शाह जानता था कि हुमायूं को सीधे युद्ध में हराना मुश्किल है, इसलिए उसने धैर्य और कूटनीति का सहारा लिया। उसने मुगल सेना को बंगाल के दलदलों और मानसून की बारिश में उलझा दिया। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। हुमायूं की सेना गंगा नदी के किनारे पड़ाव डाले हुए थी। शेर शाह ने रात के अंधेरे में अचानक हमला कर दिया। मुगल सेना में अफरा तफरी मच गई। हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए अपने घोड़े समेत गंगा नदी में कूदना पड़ा। कहा जाता है कि एक भिश्ती ने उसकी जान बचाई थी। ठीक 1 साल बाद 1540 में कन्नौज की लड़ाई हुई। यहाँ मुगल सेना पूरी तरह बिखर गई। शेर शाह की रणनीतियों ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली की गद्दी पर अब एक अफगान शेर का राज था। शेर शाह ने केवल 5 साल शासन किया, लेकिन उसने ग्रैंड ट्रंक रोड और रुपया जैसी प्रणालियां शुरू करके प्रशासन की ऐसी नींव रखी जिसे बाद में खुद मुगलों ने भी अपनाया। हुमायूं अब एक बादशाह नहीं बल्कि एक भगोड़ा था। वह सिंध के तपते रेगिस्तानों में दर दर भटकता रहा। इसी भटकाव के दौरान उसकी मुलाकात हमीदा बानो से हुई और उन्होंने शादी कर ली। 1542 में अमरकोट के एक किले में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर। वह मुगल साम्राज्य की बुझती हुई लौ की आखिरी उम्मीद था। हुमायूं के पास न सेना थी न धन। अपने ही भाइयों ने उसे शरण देने से मना कर दिया। अंत में वह फारस के शाह तहमास्प की शरण में पहुंचा। फारस की संस्कृति और कला ने हुमायूं को बहुत प्रभावित किया, जिसे वह बाद में भारत वापस लेकर आया। 1545 में शेर शाह सूरी की एक बारूद धमाके में मौत हो गई। उसके उत्तराधिकारी कमजोर और अकुशल निकले। हुमायूं को अपनी खोई हुई सल्तनत वापस पाने का मौका मिल गया। फारस की सेना की मदद से उसने पहले काबुल और कंधार जीता और फिर 1555 में सरहिंद के युद्ध में अफगानों को हराकर एक बार फिर दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लिया। 15 साल के लंबे निर्वासन के बाद मुगल झंडा फिर से लाल किले पर लहरा रहा था। हुमायूं की जीत की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। जनवरी 1556 की एक शाम वह अपने पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से उतर रहा था। तभी अजान की आवाज सुनाई दी। जल्दबाजी में नीचे उतरते समय उसका पैर फिसल गया और वह सिर के बल गिर पड़ा। कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार स्टैनली लेनपूल ने हुमायूं के बारे में बहुत सटीक बात कही है। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसने अपनी जान दे दी। हुमायूं की मौत के समय उसका बेटा अकबर मात्र 13 साल का था। मुगल साम्राज्य एक बार फिर खतरे में था। हुमायूं की अचानक मृत्यु ने मुगल साम्राज्य को एक बार फिर संकट के मुहाने पर खड़ा कर दिया था। 1556 में पंजाब के कलानौर में ईंटों के एक ऊंचे चबूतरे पर 13 साल के अकबर का राज तिलक किया गया, लेकिन दिल्ली और आगरा पर हेमू ने कब्जा कर लिया था। हेमू एक पराक्रमी योद्धा था जिसने लगातार 22 लड़ाइयां जीती थीं। अकबर के संरक्षक बैरम खान ने हार नहीं मानी। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। युद्ध के बीच में एक तीर हेमू की आंख में जा लगा और जीतती हुई सेना तितर बितर हो गई। इस एक संयोग ने अकबर को हिंदुस्तान का भाग्य विधाता बना दिया। अकबर ने महसूस किया कि तलवार के जोर पर हिंदुस्तान जैसे विविध देश पर लंबे समय तक राज्य नहीं किया जा सकता। उसने सुलह ए कुल की नीति अपनाई। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर खत्म कर दिया और राजपूतों के साथ वैवाहिक और राजनीतिक संबंध बनाए। रानी जोधाबाई के साथ उनका विवाह केवल एक गठबंधन नहीं बल्कि 2 संस्कृतियों का मिलन था।
अकबर ने दीन-ए इलाही नाम से एक नया विचार पेश किया जिसमें सभी धर्मों की अच्छाइयों को शामिल किया गया था। उसने प्रशासन में मनसबदारी प्रथा शुरू की जिसने मुगल सेना और राजस्व को एक नई मजबूती दी। उसके दरबार में बीरबल, तानसेन और अबुल फजल जैसे नौरत्न थे जिन्होंने मुगल दरबार की चमक को दुनिया भर में फैलाया। अकबर को वास्तुकला का बहुत शौक था। उसने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नाम का एक पूरा शहर बसाया। बुलंद दरवाजा जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार माना जाता है उसकी गुजरात विजय का प्रतीक था। हालांकि पानी की कमी के कारण इस भव्य शहर को बाद में छोड़ना पड़ा, लेकिन आज भी यह अकबर की दूरदर्शिता का गवाह है। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा सलीम गद्दी पर बैठा जिसे दुनिया जहांगीर के नाम से जानती है। जहांगीर अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। उसने आगरा के किले के बाहर न्याय की जंजीर लगवाई थी जिसे कोई भी पीड़ित व्यक्ति खींचकर सीधे बादशाह से गुहार लगा सकता था। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। वह खुद चित्रकला का इतना बड़ा पारखी था कि एक तस्वीर के अलग अलग हिस्सों को देखकर बता सकता था कि आंख किसने बनाई है और चेहरा किसने। उसके शासनकाल में नूरजहां का प्रभाव बहुत अधिक था जो एक अत्यंत बुद्धिमानी और साहसी महिला थी। इसी दौर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार की अनुमति मांगी जिसने भविष्य के भारत की नींव रखी। 1627 में जहांगीर के बाद खुर्रम यानी शाहजहां दिल्ली का बादशाह बना। शाहजहां का शासनकाल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहलाता है। उस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी कि दुनिया का 1/4 माल केवल भारत में बनता था। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण कराया। 20,000 मजदूरों और 22 साल की मेहनत से बनी यह इमारत आज दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है। उसने दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद जैसी भव्य इमारतें बनवाईं। उसका मयूर सिंहासन बेशकीमती हीरों और जवाहरात से जड़ा हुआ था जिसकी कीमत उस समय भी करोड़ों में थी। शाहजहां ने दिल्ली को शाहजहानाबाद के रूप में फिर से बसाया, लेकिन जैसे जैसे वैभव बढ़ा वैसे वैसे उत्तराधिकार की जंग की आहट भी तेज होने लगी। शाहजहां के 4 बेटे दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। शाहजहां अपने सबसे बड़े और विद्वान बेटे दारा शिकोह को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था जो उपनिषदों का अनुवाद कर रहा था और हिंदू मुस्लिम एकता का पक्षधर था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इतिहास एक खूनी मोड़ लेने वाला था। 1658 का साल मुगल इतिहास में एक खूनी मोड़ लेकर आया। शाहजहां बीमार था और उसके 4 बेटों के बीच साम्राज्य के लिए ऐसी जंग छिड़ी जिसने भाईचारे के हर रिश्ते को शर्मसार कर दिया। एक तरफ दारा शिकोह था जो उदार था और कला दर्शन का प्रेमी था। दूसरी तरफ था औरंगजेब, एक चतुर सेनापति और कट्टर अनुशासन प्रिय राजकुमार। औरंगजेब ने कूटनीति और क्रूरता के मेल से अपने तीनों भाइयों को रास्ते से हटा दिया। उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले के मुसम्मन बुर्ज में कैद कर दिया, जहां से शाहजहां केवल दूर से अपने सपनों के महल ताजमहल को निहार सकता था। औरंगजेब ने दारा शिकोह का सिर काटकर एक थाल में सजाकर अपने पिता के पास भेजा, जो मुगल साम्राज्य की बदलती फितरत का संकेत था। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की। उसने अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति को पलट दिया और फिर से जजिया कर लागू कर दिया। उसने कई मंदिरों को तोड़वाया और इस्लामी कानूनों को सख्ती से लागू किया, लेकिन औरंगजेब का यह रवैया उसे भारी पड़ने लगा। साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में विद्रोह की आग भड़क उठी। पश्चिम में छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने मुगल सत्ता को ललकारा। औरंगजेब उन्हें पहाड़ी चूहा कहता था, लेकिन उसी पहाड़ी चूहे ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। उत्तर में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की और मुगल अत्याचारों के खिलाफ दीवार बनकर खड़े हो गए। बुंदेलों, जाटों और राजपूतों ने भी विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। औरंगजेब अपने शासनकाल के अंतिम 26 साल दक्षिण भारत को जीतने में लगा रहा। उसने बीजापुर और गोलकुंडा तो जीत लिए, लेकिन दक्कन का युद्ध मुगल साम्राज्य के लिए नासूर साबित हुआ। खजाना खाली हो गया, सेना थक गई और प्रशासन चरमरा गया। 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई और उसके साथ ही महान मुगलों के युग का अंत हो गया। औरंगजेब के बाद दिल्ली की गद्दी पर कमजोर मुगलों का दौर शुरू हुआ। बादशाह अब केवल नाम के रह गए थे और असली ताकत दरबारी गुटों के हाथ में थी। एक शासक मोहम्मद शाह रंगीला तो ऐसा था जिसे राजकाज से ज्यादा नाच गाने और शराब में दिलचस्पी थी। मुगलों की इस कमजोरी को देखकर विदेशी लुटेरों की लार टपकने लगी। 1739 में फारस के राजा नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। उसने दिल्ली में कत्लेआम मचाया और जाते समय शाहजहां का बेशकीमती मयूर सिंहासन और दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर अपने साथ ले गया।
इसके बाद अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने रही सही कसर पूरी कर दी। 18वीं सदी के अंत तक मुगल साम्राज्य केवल दिल्ली के लाल किले और उसके आसपास के कुछ इलाकों तक सिमट कर रह गया था। अंग्रेज अब भारत के नए स्वामी बन चुके थे। मुगल बादशाह अब अंग्रेजों की पेंशन पर पलने वाले केवल एक प्रतीक मात्र रह गए थे। 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा। विद्रोहियों ने 82 साल के बूढ़े बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना नेता चुना और उन्हें फिर से हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित किया। बहादुर शाह जफर एक महान शायर थे, योद्धा नहीं। फिर भी उन्होंने देश के लिए इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया, लेकिन यह संघर्ष असफल रहा। अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर के बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें बर्मा की रंगून जेल में निर्वासित कर दिया गया। 7 नवंबर 1862 को रंगून की एक अंधेरी कोठरी में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। उन्हें वहीं एक गुमनाम कब्र में दफना दिया गया। जफर ने अपनी बेबसी पर एक मशहूर शेर लिखा था, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। बहादुर शाह जफर की मृत्यु के साथ ही उस मुगल वंश का आधिकारिक अंत हो गया, जिसने 300 सालों से अधिक समय तक भारत की किस्मत लिखी थी। मुगल चले गए, लेकिन वे अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी भारत की रगों में दौड़ती है। उर्दू जबान, लजीज मुगलई पकवान, ताजमहल, लाल किला और भारतीय संगीत व चित्रकला का अद्भुत मिश्रण, ये सब उसी दौर की देन है। मुगल साम्राज्य की यह कहानी केवल युद्धों और बादशाहों की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत के एक ऐसे युग की दास्तान है जिसने इस देश को दुनिया में सोने की चिड़िया भी बनाया और अंततः संघर्षों के बीच खुद को इतिहास के अंधेरों में विलीन कर लिया।